Assalamu alaikum. बेटा टुडे वी विल कंटिन्यू ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन जो लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आज जो है हम अभी तक जो हमने काम किया वो ये था कि हमने रेट इक्वेशन लिखनी सीखी इफ़ द मैकेनिज्म इज़ प्रोवाइडेड। तो अगर हमें मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड कर देता है तो उसकी बेस के ऊपर हम जो है रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हम दूसरा काम करना है वो ये है कि अगर हमें रेट इक्वेशन बता देता है तो मैकेनिज्म जो है हमें सजेस्ट करना है। तो दिस इज सेकंड थिंग जो हमें अभी करनी है। तो लेट्स स्टार्ट के किस तरीके से ये काम किया जाएगा। तो इसमें अगर जो है हम बात करते हैं कि तो लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी वो यहाँ तक थी कि हमारे पास ये अगर रिएक्शन है और उसकी रेट इक्वेशन बिल्कुल उसी कोफिशिएंट के साथ आ जाती है। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि मोर देन वन स्टेप्स होते हैं और उसमें जो स्लो स्टेप होता है उसी के लिहाज से जो है ऑर्डर जो है निकाले जाते हैं, उसी के लिहाज से रेट इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मामला ये है कि इसमें हमने दो एग्जम्पशंस की बात की थी। नंबर वन, अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, यही इसका मतलब आरडीएस हो। सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा तो यही इसका आरडीएस होगा, यही स्लो स्टेप होगा, यही फास्ट होगा। तो इसी के रिएक्टेंट्स जो आपके पास आ जाएंगे, रेट इक्वेशन ये बन जाएगी। तो हमने पहली बात लिखी है कि रिएक्शन प्रोसीड इन सिंगल स्टेप, ये वाली बात लिखती है। इस तरीके से अगर लास्ट स्टेप हो आपके पास आरडीएस, तब भी आपको पता है कि हम जब उसको ऐड किया था सबको तो हमारे पास वही इक्वेशन बन गई थी जो शुरू में थी। तो लास्ट स्टेप अगर आरडीएस हो तो तब भी जो है हमारे पास वही इक्वेशन आ जाती है जो स्टिशियोमेट्रिक इक्वेशन आपको दी होती है। अब अगर आपसे कहता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपसे कहता है कि अगर इसका जो इस रिएक्शन का रेट इक्वेशन ये है, ठीक है, रेट इक्वेशन आपके सामने है, तो सजेस्ट टू स्टेप मैकेनिज्म आपको सजेस्ट करना है। तो इसमें जो है हम देखें कि इस रेट इक्वेशन की बेस के ऊपर आप जो है कोशिश करें कि हमेशा जो है आरडीएस जो है पहला वाला स्टेप ले लिया करें, और उसमें आपको ये दोनों लिखने पड़ेंगे। रेट इक्वेशन में अगर ये आ रहे हैं इसका मतलब कि आरडीएस का ही पार्ट है ये, और इसके दो मोल्स होंगे आरडीएस में और इसके भी दो मोल्स होंगे। तो हमने ये दो दो लिख दिया और आरडीएस, इससे कोई चीज़ बनी इंटरमीडिएट हमने लिख दिया। और उसके बाद जो है फिर उस इंटरमीडिएट ने हमारी ओवरऑल रिएक्शन के हिसाब से मैच करना होता है, तो बताना है कि क्या चीज़ इसमें मिसिंग थी, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इस बात को जो है समझाने के लिए जो है हम अलग से फिर एक जगह पे जाते हैं और फिर इस बात को एलोबरेट करते हैं। तो इफ 2SO2 and O2 2SO3 has a rate equation is equals to K SO2 की पावर 2 एंड NO2 की पावर 2, ये बता दिया उसने। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो है आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि सजेस्ट टू स्टेप मैकेनिज्म फॉर अबव रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन जो है पहले हमें मैकेनिज्म बताता था तो हमसे पूछता था रेट इक्वेशन। अब रेट इक्वेशन बता दी, ओवरऑल इक्वेशन बता दी, जिसकी बेस के ऊपर वो आपसे वो पूछ रहा है अब कि आप इसका मैकेनिज्म बताएं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इसका मैकेनिज्म जो है उसमें स्टेप 1 होगा और स्टेप 2, दो स्टेप बोले थे उसने, नॉर्मली ये पूछेगा आपसे। तो आप इसको पहले वाले को कोशिश करके आरडीएस बना दें, वो ऐसा ऐसा आपको प्रैक्टिस से ये बात भी समझ आ जाएगी ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। अब इस इक्वेशन को गौर से देखें। इस इक्वेशन में आपके पास आरडीएस में ये दो चीज़ें हैं, तो आपके लिए मजबूरी है ये बात लिखना कि आप लोग इस रेट इक्वेशन की बेस के ऊपर लिखेंगे कि 2SO2 एंड 2NO2। हालांकि इस ओवरऑल रिएक्शन में NO2 का कहीं जिक्र ही नहीं है। अब जब ये दोनों मिल गए आपके पास तो इससे कोई चीज़ बन गई, इंटरमीडिएट में लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई इंटरमीडिएट बन गया। देखें, ये आपने आरडीएस की बेस के ऊपर सिंपल सी बात लिख सकते हैं कि रेट इक्वेशन आपको बताई थी। अब आपने करना क्या है, अपनी वर्किंग के लिए आपने ये सोचना है कि अगर मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन जो बनाऊंगा मैं, क्या वो ऊपर वाली बन रही है या नहीं बन रही। ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, आपके पास 2SO2 होने चाहिए, हैं आपके पास एक O2 होना चाहिए, 8 O2 नहीं है इसमें, देखें रिएक्टेंट्स में।
और प्रोडक्ट में आपके पास SO3 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है आपके पास। तो इसको आपने कंप्लीट करने के लिए आपने यहाँ पे लिखा कि 2SO2 होना चाहिए और O2 होना चाहिए और 2SO3, इनको ऐड वैड करके ये इक्वेशन बननी चाहिए। तो अगर आप इसको मार्क करते हैं तो आपने जो है यहाँ से इसकी मार्किंग कर दी कि आपके पास 2SO2, तो ये 2SO2 तो पूरे हो गए आपके पास। अब आपके पास O2 जो है ये मिसिंग है, और O2 जो है आप ऊपर वाली इक्वेशन में लगा ही नहीं सकते, तो आपको लगाना पड़ेगा इस पार्ट में। वो क्योंकि आरडीएस में अगर होता तो रेट इक्वेशन में आ जाता, अगर आरडीएस में नहीं है तो फिर आप उसको नहीं लगा सकते वहां पे। इस तरीके से आपने O2 यहाँ पे लगा दिया। नंबर 2, आपके पास इंटरमीडिएट जो है ही नहीं रिएक्शन में, तो आपको इसको काटना है, कैंसिल करना है, इसको आपने कैंसिल करना है। अगर कैंसिल करना है तो आपको यही इंटरमीडिएट जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, इंटरमीडिएट के साथ इंटरमीडिएट कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी बात, आपके पास जनरलाइज इक्वेशन के अंदर जो है ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, NO2। इसको कैंसिल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 2NO2, ये लिखना पड़ेगा। अब आपके पास ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये चीज़ होगी, SO3 नज़र नहीं आ रहा आपको, तो आप जो है सेकंड स्टेप में, फाइनल स्टेप में ये बना के दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए आपके पास वो इक्वेशन बन गई जो आपके पास होनी चाहिए थी। आपके पास दोनों रिएक्टेंट्स हो गए आपके पास पूरे। मैं इनको मार्क कर देता हूँ कि दो रिएक्टेंट्स से आपके पास, ये दोनों रिएक्टेंट्स आपके पास ये रहे, आपके पास प्रोडक्ट ये भी, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। तो ये सिंपल सी मैथ्स है और इसमें जो है ये काम करना होता है आपको, और जो है इसकी बेस के ऊपर ये वाला काम हो गया। अब इसको एक और एग्जांपल करते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। हाँ, इसको आप जो है अच्छा भी कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज की बेस के ऊपर इसको अच्छा भी कर सकते हैं, नॉलेज की बेस के ऊपर, और जो है ग्रेजुअली जो है हम इसको फर्दर पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये बातें और क्लियर होती जाएंगी। और कर रहा हूँ, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है केमिस्ट्री की तो यू नीड टू अप्लाई इट। आपने यहाँ पर RDS लिखा और यहाँ पे लिख दिया आपने 2SO2 एंड 2NO2, ये लिख दिया। अब जो है आपको ये बात पता है कि मुझे फाइनली क्या चीज़ लेके आनी है। फाइनली मुझे प्रोड्यूस करना है कि 2SO2 एंड एक O2 से आपको 2SO3 बनाने हैं। तो पहले आप चेक कर लें कि ये 2SO3 है, क्या इससे बन सकते हैं, क्या इससे बन सकते हैं। ये SO2 है, अगर ये ऑक्सीजन इसको दे दे तो आपके पास बन जाएगा 2SO3। लेकिन उसी दौरान जो है कि इसका ऑक्सीजन जो है अगर इसके पास चला गया तो ये बन जाएंगे आपके पास 2NO। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंटरमीडिएट जो हमने ऊपर लिखा था, हमने ये जो इंटरमीडिएट लिखा था उसकी जगह पे असल चीज़ जो है वो ये चीज़ थी। तो ये जो है ग्रेजुअली जो है, मैंने आपसे कह रहा हूँ बार बार कि आप लोग जो है इसको जब हम एक दो और एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये क्लियर होती जाएगी केमिस्ट्री की नॉलेज इसमें अप्लाई करनी। अगर नहीं समझ आ रही है, आप लोग कहीं स्टक हो रहे हैं, तो यू कैन यूज द वर्ड एक्स या इंटरमीडिएट। बहरहाल ये आ गया आपके पास। अब सेकेंड स्टेप में आपको ये चीज़ आपकी यूज़ हो चुकी, ये चीज़ आपकी प्रोड्यूस हो चुकी। अब आपको कैंसिल करना है कुछ चीज़ों को और कुछ चीज़ें जो है नहीं बनानी है। तो यहाँ पर इसको मैं लाइन खींच देता हूँ कि हम जो है सेकंड उसमें पोर्शन में चल रहे हैं, सेकंड इसका जो है ऑल्टरनेट वे निकाल रहे थे। तो अब जो है आपको O2 जो है वो इसी में लिखना होगा, और इस तरीके से 2NO2 यहाँ पे लिखा, सॉरी 2NO2 नहीं होगा, ये 2NO रह जाएगा, 2NO। तो आपके पास जो है यहाँ पर भी NO रह जाएगा और ये आपके मिल के बन जाएंगे 2NO2। तो ये बेटा पहचान भी थी किस चीज़ की, कि कैटलिस्ट की पहचान होती है कि कैटलिस्ट जो है वो होता है जो पहले स्टेप में यूज़ हो, लास्ट में प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, इस बेस के ऊपर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिमिलरली ये दोनों भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो आपके पास वही इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको जो है दो स्टेप का मैकेनिज्म आपको इस तरीके से भी लिखना आना चाहिए, और जो है ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे इस तरीके से। अगर वो आपसे कहता है कि एक और रिएक्शन देता है आपसे, आपको कहता है कि इफ़ O3 2O3 is converted into 3O2 and chlorine radical catalyze this reaction, has rate equation O3, sorry, K
O3 की पावर 1 एंड Cl रेडिकल की भी पावर 1 ये दे देता है। तो आपसे कहते हैं 2 स्टेप का मैकेनिज्म बताते हैं आप, तो सजेस्ट 2 स्टेप मैकेनिज्म। तो उसमें आपने लिखा स्टेप 1, फिर आपने लिख दिया स्टेप 2। स्टेप 1 जो है आप इसको RDS लिख दें। अब इस बेस के ऊपर आपको, अगर ये RDS आपने कर दिया है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक O3 एंड एक Cl रेडिकल। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये RDS के रिएक्शन से जो आपके पास उसी कोफिशिएंट के साथ आने चाहिए। डन हो गया। अब इसके बाद जो है आपको ओवरऑल इक्वेशन देखनी थी कि क्या है। ओवरऑल इक्वेशन जो है आपके पास वो बननी चाहिए, आपके पास यहाँ पे होने चाहिए 2O3 होने चाहिए और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन होने चाहिए। अब इस बेस के ऊपर जो है आप इसका मैकेनिज्म लिखें तो आपको एक ऑक्सीजन तो आपकी हो गई, ये हम मार्क कर देते हैं, कोई और कलर यूज़ करते हैं यहाँ पे, और नहीं इससे हमने कर दिया। तो आपके पास यहाँ पर एक, यहाँ पे 2 हैं, तो आप जो है इसको 2 नहीं कर सकते, फिर तो आपकी रेट इक्वेशन ही खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको 2 नहीं कर सकते, बल्कि आपको जो दूसरा O था वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, O3 सॉरी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या चीज़ बनी, आपने लिख दिया कोई चीज़ बन गई X, और फिर जो है उसी X ने इसके साथ रिएक्शन किया तो आपके पास यहाँ पर आप लिख देंगे 3O2। तो अगर आप देखें और साथ लिखेंगे आप लोग Cl रेडिकल, तो इसकी बेस के ऊपर जो है आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास वही जनरलाइज इक्वेशन आ जाएगी। मतलब जो चीज़ दोनों तरफ आ रही है उसको कैंसिल करना था, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जो कैटलिस्ट था पहले स्टेप में यूज़ होगा लास्ट में प्रोड्यूस हो जाएगा, और X इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रिएक्टेंट में 2 ओजोन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे और 3 जो है ऑक्सीजन के आ जाएंगे। तो आपके पास 2 स्टेप का मैकेनिज्म बन रहा है। इसी को हम जो है अगर दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें, केमिस्ट्री की नॉलेज अप्लाई करें, तो आप लोग जो है इतना काम कर सकते हैं। फिलहाल ये आपने लिखा, और सेकेंड ऑल्टरनेट वे में आपने लिखा कि स्टेप 1, फिर आपने लिखा स्टेप 2, और इस केस में आपने कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि RDS लिख दिया इसको टॉप को, आपने लिखा यहाँ पर एक O3 और एक लिख दिया Cl रेडिकल। अब जो है आपको Cl जो है ओवरऑल इक्वेशन में नहीं है, तो यहाँ पे नीचे जो है आप अपने चेक करने के लिए ओवरऑल लिख लें कि ओवरऑल में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। आपके पास 2O3 होने चाहिए और यहाँ पर 3O2 होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज़ को नहीं होना चाहिए आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में। आप उसको कैंसिल करना है तो आप जो है Cl यहाँ पे लिखें और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें कि आपकी जो प्रोडक्ट बन रही थी, प्रोडक्ट क्या बन रही है आपकी? प्रोडक्ट बन रही है आपके पास ऑक्सीजन। क्या इससे ऑक्सीजन बन सकती है? यस ऑफ कोर्स बन सकती है। एक ऑक्सीजन कर दें इसको और OCl को छोड़ दें, ये बीच में चीज़ बन गई, या O और Cl को अलग अलग कर दें। और इस तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे देखें तो 2O2 थे, 2O3 थे, यहाँ पे एक है, तो दूसरा O3 आपने यहाँ पे लिखा और वहाँ से OCl को मिला दिया। अब इसका जो अगर गौर से देखें तो Cl जो है, ये Cl हमने रिलीज करवा दिया इससे, तो बाकी क्या बचा आपके पास? आपको करना क्या था? 3 O2 बनाने थे, एक O2 बन चुका है, तो आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो रहे हैं। तो यू कैन राइट हियर 2O2 एंड दिस वे यू विल गेट द सेम इक्वेशन जो आपके पास बननी चाहिए थी, कि ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास वही इक्वेशन बन जाएगी। तो आप जो है केमिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, और ये जो है ग्रेजुअली, मैंने आपको बार बार कहे जा रहा हूँ कि आप लोग जो है इसको ग्रेजुअली सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास रिएक्शंस आते जाएंगे और जो है आप इसको कंप्लीट करना सीखते जाएंगे। तो ये आपके पास हमने 2 काम किए हैं यहाँ पर। हमारे पास एक तो ये था कि अगर हमें मैकेनिज्म बता दे तो उसे रेट इक्वेशन लिखना, और सेकंड जो हमारे पास हो गया कि अगर हमें जो है वो रेट इक्वेशन बता दे, ओवरऑल इक्वेशन बता देगा, तो उस वक्त जो है आप उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसका मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे। ये 2 काम कर लिए हमने। आगे प्रोसीड करते हैं, और आगे जो है इसके बाद जो है हमारे पास जो हमने शुरू में बात की थी, रेट लॉ क्या कहता है। रेट लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की जितनी ज़्यादा होगी उतना रेट ज़्यादा होगा।
लेकिन उसने कहा था जो पावर है वो कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। तो एक तो हमारे पास मेथड ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट किसी बंदे ने परफॉर्म किया, किसी साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया, एंड ही प्रोवाइड यू द मैकेनिज्म। तो उस मैकेनिज्म की बेस के ऊपर वी कैन परफॉर्म। बट इफ यू आर परफॉर्मिंग, यू आर साइंटिस्ट एंड यू नीड टू परफॉर्म दीज एक्सपेरिमेंट इन द लैब, तो उस वक्त कैसे आप ऑर्डर निकाल सकते हैं? उस वक्त ऑर्डर निकालने के लिए जो है आपने, तो पहली बात तो ऑर्डर क्या होता है इसको देखते हैं। ऑर्डर होता है द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन के अंदर, ये जो रेट इक्वेशन है, इस रेट इक्वेशन के अंदर जो इनकी जो पावर्स बनी हुई हैं, ये जो पावर्स हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर तीन तरीके के होते हैं हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है और जीरो ऑर्डर होता है। तो द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। देखें ए के ऊपर पावर कितनी आ रही है, 2, इसे हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर। बी के ऊपर पावर कितनी आ रही है, 1, इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। इसके ऊपर पावर आ रही है 0, इसको हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम इसके बारे में ऐसे लिखेंगे कि रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, and reaction is zero order with respect to C. So what is the order? Order is the power of concentration, the power of concentration of a reactant in rate equation. जो rate equation होती है आपके पास, इस rate equation में जो concentrations की जो power होती हैं उनको हम कहते हैं order of reaction। ठीक जी, ये हमने मैकेनिज्म से निकालना सीख लिया था। अब अगर वो कहता है कि आप जो है इन तीनों के बताएं, तो हमने कहा कि इसके लिहाज से फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर है, इसके लिहाज से फर्स्ट और इसके लिहाज से जीरो ऑर्डर है। अब जो है सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर निकल आएगा। मतलब ऑर्डर 2 है, फिर 1 है और 0 है, सबको मिला दें तो हमारे पास ओवरऑल की कभी बात करेगा तो दैट विल बी इट बिकम थर्ड ऑर्डर, राइट। द टाइप्स, ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर होता क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी पहले बात कर ले हम लोग। जो है इसको जो है हम इसको टाइप्स को ज़रा साइड पे कर देते हैं और इस वक्त जो है ये बात हम यहाँ पे क्लियर कर लें इसको कि होता क्या है इसमें। देखें, आपके पास एक से ज़्यादा जब रिएक्टेंट्स होंगे तो आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसमें। आपने क्या किया, तीनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पहले सेम रखी, फिर आपने चेंज करके देखा, एक कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे एक रिएक्टेंट को, और उससे देखेंगे रेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर सेकेंड वाले की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे, फिर देखेंगे रेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और फिर थर्ड वाले को चेंज करेंगे, फिर देखेंगे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हमारे पास इस तरीके से 3 टाइप आती है हमारे पास के रेट पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो जो जीरो ऑर्डर होता है हमारे पास, जीरो ऑर्डर में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन किसी रिएक्टेंट की चेंज करते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन से इम्पैक्ट नहीं आता रेट के ऊपर, उसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर। इसका मतलब वो आरडीएस में नहीं होगा। अगर किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आप डबल कर दें तो रेट भी डबल हो जाए, और अगर आप जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दें और रेट भी हाफ हो जाए तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। और अगर हमारे पास किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल ना हो, ट्रिपल ना हो, बल्कि 4 टाइम हो जाए, उसे हम कहते हैं 4 फोल्ड इंक्रीज आ जाए, उसमें इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ जाए, उसे हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर। तो हमारे पास तीन ही ऑर्डर हैं, या तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज नहीं होगा, जीरो ऑर्डर हो जाएगा, या कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट लेगा, तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर, और एक में जो है ड्रास्टिक आ जाएगा चेंज, मतलब 4 फोल्ड, उसे हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस बेस के ऊपर जो है हम यहाँ पर ये जरा गौर से देखिएगा, फिर इसको इंशाल्लाह और आसान करते जाएंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इफ चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसी रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, उससे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कि जीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स हैं इसमें, 3, ए, बी एंड सी। इनके कोफिशिएंट दिए हुए 2, ये ओवरऑल रिएक्शन है। हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें ए की कॉन्सेंट्रेशन और फिर बी की कॉन्सेंट्रेशन और फिर सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या की हमने, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 2 दी, 2 मोलर, 2 मोलर एंड 2 मोलर। तो रेट हमने चेक किया, रेट ये आ रहा है। फिर मैंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट एक और रिपीट किया, जिसमें मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दी, जबकि बी कांस्टेंट है। बी की कॉन्सेंट्रेशन और सी की कॉन्सेंट्रेशन देखें ये दोनों सेम है, तो हमने किया क्या है, हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया। तो अगर इसको डबल करने से रेट पे देखना है कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, रेट जैसा था वैसे ही है। इसका मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो ए के लिहाज से ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो गया। इस तरीके से हमारे पास आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि अगर चेंज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन,
रिएक्टेंट की, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट रेट के ऊपर आता है, तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमारे पास अगर हम इसको देखते हैं इस डेटा को, तो इस डेटा में इफ यू कैन सी एक्सपेरिमेंट नंबर, सॉरी, हम इसको ये चीज और ये चीज एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में कांस्टेंट है, देखें। ठीक है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, वो उसमें आ रहा है। तो ये चीज दिस इज सेम। तो व्हाट वी हैव डन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 टू एक्सपेरिमेंट नंबर 3, वी हैव चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, बी। बी की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने 2 से 4 कर दिया, मतलब डबल कर दिया। हमने देखा रेट पे क्या इम्पैक्ट आया, रेट भी 4 टाइम्स हो गया, उसका डबल हो गया, 2 से 4 हो गया, कॉन्सेंट्रेशन डबल की, रेट भी डबल हो गया। इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से उस पर इम्पैक्ट आता है, और ऐसा इम्पैक्ट आता है कि जितना रेट बढ़ाएंगे उतना, जितनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही रेट बढ़ जाए, उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हमारे पास आ गया। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है सेकेंड ऑर्डर। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन जो है डबल कर दूं, तो रेट जो है उसका 4 फोल्ड इंक्रीज कर जाए, उसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे इसमें हम देखते हैं, हमारे पास ये डेटा आया, इस डेटा की बेस के ऊपर यू कैन सी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 4, देखें गौर से, ये कांस्टेंट है, अच्छा ये भी कांस्टेंट है, लेकिन हमने यहां से इसको देखें अगर, तो ये चेंज कर दिया हमने, 2 से उठा के कितना कर दिया, 4 कर दिया। किसको, सी को। जब ए और बी कांस्टेंट है तो जो भी रेट पे इंपैक्ट आएगा वो सी की वजह से ही आएगा। और हमने देखा इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन 2 पे रेट इतना था और यहाँ पे रेट हो गया इसका इतना। हमने कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया है, डबल किया, 2 से 4 किया, डबल हुआ, लेकिन रेट डबल नहीं हुआ, 3 टाइम भी नहीं हुआ, बल्कि 4 फोल्ड इंक्रीज कर गया। 2 का 2 इंटू 4 जो है आपके पास 4 फोल्ड इसका इंक्रीज आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट पे हमने कहा था कि इनको फाइंड करेंगे, तो वही एक्सपेरिमेंटल डेटा की बेस के ऊपर इसको फाइंड करते हैं, और हमारे पास कुछ इस तरीके से ये जो है हिसाब किताब इसका आ रहा है। अब यहाँ पर 2 ग्राफ्स हैं हमारे पास। एक तो है कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में और सेकेंड ऑर्डर में, उनके ग्राफ्स हमारे पास कैसे होंगे। ठीक है, एक तो ये है हमारे पास। सेकंड जो चीज है वो हमारे पास जो है, हमारे पास के जो है यूनिट्स निकालने होंगे। ठीक है, तो ये 2 चीजें जो हैं हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखें जीरो ऑर्डर में हमारे पास ये ग्राफ आएगा कॉन्सेंट्रेशन और रेट का। जीरो ऑर्डर में आप जो है कॉन्सेंट्रेशन जब चेंज करते जाएंगे 1 और फिर 2 और फिर 3, तो रेट जो है वही रहेगा, रेट चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो आपके पास इस तरीके का ग्राफ होगा। अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, तो आपके पास कुछ ऐसा होगा, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी 1 थी तो रेट भी 1 था, 2 की तो 2 हो गया। सिर्फ इसको देखते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन 1 तो रेट भी 1, 2 तो 2, 3, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और इस तरीके से अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर हो तो उसमें हमारे पास रेसिप्रोकल, ये इस तरीके से एक्सपोनेंशियल आ जाएगा कि 1 पे अगर रेट जो था, 1 पे हमारे पास जो रेट था वो 2 था फॉर एग्जांपल, ये हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, 2 था, तो 2 पे रेट जो है 4 नहीं होगा बल्कि 8 पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आएंगे उनको आप मिलाएंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है इसमें। तो ये हमारे पास एक चीज नई जो है वो ये ग्राफ हो गए। फिर इस तरीके से हमारे पास अगर रेट के यूनिट्स की बात करते हैं तो ये आपके सामने डिस्प्ले किया मैंने, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए लिखा है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब इसकी पावर 2 होगी। ये है क्या चीज, इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब और उसका स्क्वायर होगा। रेट का यूनिट आपको शुरू में बताया था, दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब ये के का अगर यूनिट निकालना है तो ये पूरी चीज जो है वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। जब ये डिवाइड हो जाएगी तो आपके पास ये सिंगल पावर है, जबकि ये डबल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास ये चीज बच जाएगी। तो जब इसको ऊपर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, मोल माइनस हो जाएगा और डीएम प्लस बन जाएगा इस तरीके से। अब इसी बात को जो है हम एक्सप्लेन करने के लिए जो है आपके सामने डिस्प्ले करते हैं इसको और करके दिखाते हैं आपको कि कैसे ये वाली बात जो है चल रही है। तो हमारे पास जो है पहली बात जो है वो क्या चीज़ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे। क्या चीज़ होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है पावर या एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
इन व्हाट? रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन पावर होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2a लिखा मैंने, फिर 3b लिखा और फिर 4c लिख दिया मैंने, और हमारे पास बन गया एक यही रिएक्शन है। तो इसमें जो है हमने लिखा रेट इज इक्वल टू के लिखा, फिर a की पावर और फिर b की पावर और फिर c की पावर जो लगनी है उसे हम ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया, हमें एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जो है इसके लिहाज से 0 ऑर्डर है, इसके लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, इसके लिहाज से सेकेंड ऑर्डर है। फाइंड कैसे किया जाता है, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं इसके लिए जनरलाइज इक्वेशन अभी लिखूं तो यहां से इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, और हम इसको कर क्या सकते थे, हम इसको एक्स वाई जेड ही कर सकते थे। हमें तो नहीं पता इनके बारे में, एक्स लिख दिया, इसको मैंने वाई लिख दिया, इसको जेड लिख दिया, सारी पावर अननोन है। इसको फाइंड करने के लिए टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब जो है मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है एक टेबल बना के देता हूँ आपको, और जो है यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा ए की कॉन्सेंट्रेशन, फिर बी की कॉन्सेंट्रेशन, फिर सी की कॉन्सेंट्रेशन, फिर रेट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि दीज आर एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर आ जाएगी ए की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आ जाएगी बी की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आ जाएगी सी की कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास रेट। तो देखें, वो जो मैंने नोट्स में जो आपके पास एग्जांपल है वो अलग होगी, यहाँ पे मैं अलग से वर्किंग कर रहा हूँ, थोड़ा इसको ज़रा देख लीजिएगा। तो मेन चीज़ जो है दैट इज़ कॉन्सेप्ट। तो हमने करना क्या है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 1 का डेटा लिखा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं 1, फिर हमने यहाँ पे 2 का कर दिया, फिर हमने यहाँ पे 3 का कर दिया, फिर 4 को हो गया, और फिर जो है 5 ऐसे लिख दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है एंड 5 है। इसकी बेस के ऊपर जो है हमने लिखा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी लेट से 0.2, इसकी भी थी 0.2, इसकी भी थी 0.2, और रेट था हमारे पास 2.0, 10⁻³ था फॉर एग्जाम्पल। फिर जो है हमने क्या किया कि इसको हमने रखा 0.2, इसको रखा 0.4, इसको हमने कर दिया 0.2, तो रेट हुआ हमारा 2.0, 10⁻³ लेकिन बात ये आपको इससे पहले समझा के आए, अब जो है इम्प्लीमेंट करना है, इसको ज़रा देखना है। अगर आप देखें गौर से, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में मैंने किसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, तो मैंने यहाँ पर बी की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया। ठीक है, बी की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, जबकि मैंने सी की और ए की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा। अब जो रेट पे इम्पैक्ट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो इसी वजह से आएगा। अगर आएगा बी की वजह से, तो क्या इम्पैक्ट आया, कोई इम्पैक्ट नहीं आया, जैसी रेट पहले था वैसे ही पहले रेट। तो यहाँ से हम इसकी बेस के ऊपर ये बात लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, और जो है यहाँ पर इसकी बेस के ऊपर हम लिख सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो 0 ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी। और पता कैसे चला आपको, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 से पता चला। तो हम इसको अब क्लियर कर देते हैं। फिर एक और एक्सपेरिमेंट मैंने किया, उसमें जो है मैंने इसको कर दिया 0.4, इसको कर दिया 0.2, इसको कर दिया 0.2, और मेरे पास आंसर जो आ रहा है दैट इज 8.0 10⁻³ आ गया मेरे पास। ठीक, इस बेस के ऊपर जो है अगर हम देखें तो हमने किसको चेंज किया, हमने इसको और इसको, एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को गौर से देखें तो मैंने इन दोनों को कांस्टेंट रखा। तो आई हैव चेंज दिस थिंग इनटू दिस, मैंने डबल कर दिया किसको, ए की कॉन्सेंट्रेशन को। रेट पे देखा क्या फर्क आया, क्या रेट भी डबल हो रहा है, नो, रेट डबल नहीं हो रहा बल्कि 4 फोल्ड हो रहा है। इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर हो गया ए के लिहाज से, क्योंकि रेट आपका जो है उस कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, लेकिन रेट इज इंक्रीज 4 फोल्ड। इसको हम क्लियर कर देते हैं। और इसके बाद जो एक और एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसमें हमने इसको कर दिया 0.2, इसको भी कर दिया 0.2, इसको हमने कर दिया 0. लेट्स से 4 कर दिया। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 4.0 10⁻³ अब इस बेस के ऊपर जो है अगर हम इसको
अगर इस बेस के ऊपर हम इसको चेक करें तो हुआ क्या, तो ये देखें कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो जो चेंज आया है वो सी को हमने चेंज किया है, डबल कर दिया। रेट पे देखते हैं क्या फर्क पड़ा, रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू सी। और किस एक्सपेरिमेंट से पता चला, वो आपको 4 से पता चला। आपके पास ये टेबल कंप्लीट आता है ऐसे। अब इस टेबल को देखते हुए आपको चेक करना होता है कि आप किस किस एक्सपेरिमेंट को रिलेट करके किस किस का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक, तो जो है, जो अभी हमने बात की है उसी बात को जो है अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखने की कोशिश करें, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे हम कुछ लाइनें लगा देते हैं और एक और ये देखें, यहाँ हमने लिखा ऑर्डर ऑफ ए, रिएक्टेंट ए जो है उसका ऑर्डर निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा। आपने चेक करना है, क्या चीज चेक करनी है इस टेबल में, कि ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो लेकिन बी और सी जो है उस वक्त कांस्टेंट हो, ऐसा कोई डेटा देखना है आपको। तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर, तो आपके पास इसका आंसर करने के लिए यू नीड टू राइट हियर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स में यूज करेंगे, देखें आप कि ए को अगर देखना है तो ए चेंज हो रहा चाहिए और बी और सी कांस्टेंट होने चाहिए उस वक्त। तो आप इसमें गौर से देखें तो मेरे ख्याल में ये कांस्टेंट है और ये जो है चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें चेंज किसको देखना है, हमें देखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3 को। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3 रिएक्शन इज, क्या इम्पैक्ट आया इसमें, 4 फोल्ड इंक्रीज करा डबल करने से। यहाँ पे हमने लिखा कि रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर with respect to A because if concentration doubles rate increases by 4-fold। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फार्मूला भी होता है, उसे हम ये काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है सेकंड क्वेश्चन वो देता है आपको कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी आप कैसे निकालेंगे। अब होना क्या चाहिए, बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होनी चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसकी बेस के ऊपर हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर देखें कौन कौन से आ रहे हैं इसमें एक्सपेरिमेंट हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड रिएक्शन इज ऑर्डर with respect to B because if concentration doubles रेट क्या होता है। तो हमने कहा कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे, बी की कॉन्स्टेंट चेंज होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे गए तो ये देखें कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पर बी चेंज हो रहा है, बी जो है चेंज हो रहा है। हमारे पास रेट पे क्या इम्पैक्ट आया, कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ ऐसे लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 0 ऑर्डर, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर देंगे यहाँ पे, बिकॉज concentration of B has no effect on rate of reaction, कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया इसका। इस तरीके से अगर हमें C की बात करता है तो हमने लिखा कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू C, इसको कैसे सॉल्व करें। तो अब C की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होनी चाहिए और बाकी सब कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारे पास इसमें तो डेटा बड़ा सिंपल सा रखा है हमने
तो देखें ये सेम है, ये सेम है, जबकि ये चीज़ चेंज हो रही है। और रेट पे देखेंगे क्या फ़र्क आ रहा है आपके सामने पूरा। तो सी को चेंज करने से, डबल करने से रेट डबल हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखने के लिए हम लिखेंगे, आंसर बेटा लिखना ही ऐसा होता है आपको। तो आप जो है यहाँ पर शुरू करेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 4, reaction is first order with respect to C, because when concentration of C doubled, rate also doubled। ठीक, तो इस बेस के ऊपर जो है आप इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और हम जिसको फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला भी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और वो फार्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं हम, वो होता है C2/C1 इज इक्वल टू R2/R1। देखिए हमारे पास डेटा भी तो बहुत सिंपल सा था, जिसको देखते ही पता चल रहा था आपको, लेकिन हर वक्त डेटा इतना सिंपल नहीं होता, वो डबल नहीं करता, वो हाफ नहीं करता, बल्कि वो 0.3% इंक्रीज करता है, 110 टाइम इंक्रीज कर देता है। तो उसकी वजह से उस वक्त ये फार्मूला काम आएगा आपके पास। यहाँ से जिसकी पावर होगी ना x, और ये बनेगी जो इसके इधर, तो इससे हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, इससे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर मैं अप्लाई करता हूं तो यहाँ पर एक अगर हम ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे देखने C स्टैंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर पे रेट कितना था और लोअर पे रेट कितना था, तो इससे हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा। इसकी बेस के ऊपर अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ एक्सपेरिमेंट 1 and 3 को, तो मेरे पास जो है इसका जो मैंने लिखा C2/C1 एंड R2/R1, और इसकी जो पावर बनेगी उससे हमारे पास ऑर्डर आएगा यहाँ पर उस फार्मूला के हिसाब से। तो 1 में और 3 को कंपेयर करना आपको, 1 and 3 को। तो आपके पास एक रेट ये है, एक रेट ये है, एक कॉन्सेंट्रेशन ये है और एक कॉन्सेंट्रेशन ये है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन इज 0.4, लोअर कॉन्सेंट्रेशन 0.2। हायर पे जो रेट है दैट इज 8.010⁻³ जबकि लोअर पे रेट जो है दैट इज 2.010⁻³ इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2, जबकि इसका आंसर आ जाएगा 4। और इसके x इसके बराबर होना था, तो हम इसको चेक करना था, तो हमने लिखा कि 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2⁻²। तो हमारे पास x जो है सेकेंड ऑर्डर आ गया। तो हमारे पास कभी वेयर डेटा आएगा तो उस वक्त जो है ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, जब हमारे पास किसी प्रोपोर्शन में सिंपल प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ाएगा। इस तरीके से अगर हम b के हिसाब से चेक करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, b के लिए 1 and 2 को चेक करना था, तो हमारे पास डेटा आपके सामने है, गिवन है। हायर कॉन्सेंट्रेशन इज 0.4, लोअर कॉन्सेंट्रेशन 0.2, हायर पे रेट जो है 2.010⁻³ एंड लोअर पे भी रेट जो है यही है। इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 2, जबकि इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आपको पता है कि हमें इसके x के साथ इसको मैच करना था ऑर्डर निकालने के लिए। तो यहाँ से मैंने लिखा 2 की पावर अगर x बनती है तो ये 2 की पावर 0 होगी, तो तभी तो 1 बना होगा। ठीक है, अगर मैथ्स आती है ठीक है, अगर मैथ्स वीक है तो फिर आप लोग एक काम कीजिएगा, अगर बेस सेम हो जाए तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट ऑर्डर, बेस सेम हो जाए फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर बेस ही सेम ना हो तो जीरो ऑर्डर है, और अगर उसका कोई मल्टीपल होगा तो उसे हम सेकेंड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।